हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स के एक नए लेसन को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सीरीज में मैंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड अगर आपको इंडिविजुअल लिंक चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगी। आज का जो हमारा वीडियो है वो सिविक्स का लास्ट लेसन है, जो कि है हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके पहले हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बेसिकली ये कोर्ट्स जो हैं ये हमारे कंट्री के जुडिशरीज हैं। जुडिशरीज मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को पर्टिकुलरली इफेक्टिव तरीके से अप्लाई करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हमारे कंट्री का हेड कोर्ट होता है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन को बाय हुक और बाय क्रुक सबको मानना ही होता है। लेकिन हमारा जो ये लेसन है वो है हाई कोर्ट से रिलेटेड। मतलब हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट का हम इसमें कंपोजिशन पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनका डिसमिसल, उनके पावर, उनके फंक्शन, ये सारी चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर लेसन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। टोटल हमारे कंट्री में 24 हाई कोर्ट्स हैं। उसके बारे में भी आपके सिलेबस में प्रॉपरली दिया हुआ है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लेसन स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। मतलब हाई कोर्ट क्या है, हर एक स्टेट के लिए एक है। तो मतलब अभी बात आती है हमारे कंट्री में तो नाउ अभी के टाइम में 28 स्टेट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में हाई कोर्ट 24 हैं। कुछ एक दो स्टेट्स को क्लब करके एक हाई कोर्ट उनके लिए कर दिया गया। Parliament may, however, establish a common high court for 2 or more state union territories. This depends on the area and the population which a high court has to serve and the amount of work it has to handle. According to that, particular high court को दिया जाता है कि कितना एरिया या किस किस पर्टिकुलर स्टेट को उसको कवर करना है। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग दोज हैविंग जुरिडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट। अभी के टाइम में हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं। कुछ एक हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिसके पास एक से ज़्यादा पर्टिकुलर स्टेट्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज जितने भी हाई कोर्ट हैं सबको एक एक स्टेट ही अलॉट होता है। अमंग द यूनियन टेरिटरीज ओनली दिल्ली हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास, जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें सिर्फ एक दिल्ली है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट का हमारा कंपोजिशन कैसा होता है, देखिए। ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब एक हमारा चीफ जस्टिस होता है और उसके बाद और भी जजेस होते हैं जिसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिसाइड द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट। अभी प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट के अलावा और क्या पावर होती है, एडिशनल जज ऑफ फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years फॉर द क्लियरेंस ऑफ एरियर्स ऑफ वर्क इन द हाई कोर्ट। कई बार अगर कोई हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा वर्क आता है तो पुराने वर्क को क्लियर करने के लिए एरियर ऑफ वर्क मतलब होता है जो लास्ट ईयर का या लास्ट टू लास्ट ईयर की कुछ जो एक्स्ट्रा वर्क पेंडिंग हो जाते हैं। जैसे कोविड टाइम में बहुत सारे वर्क पेंडिंग हो गए थे, तो एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट क्या किया गया था कि कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए, जो कि 2 years से ज़्यादा नहीं था, कुछ एक एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट की गई थी ताकि जितने भी पेंडिंग वर्क है उनको खत्म किया जा सके। एन एक्टिंग जज वेयर अ परमानेंट जज इज टेम्पररली एबसेंट और अनेबल टू परफॉर्म his or her duties or is appointed to act temporarily as a chief justice. The acting judge hold office until the permanent judge resume. देखिए, जो जज की पोजीशन होती है उसको खाली नहीं छोड़ी जाती है। तो अगर जो एक्टिंग जज है वो किसी भी रीज़न से, पर्सनल रीज़न हो, कोई और रीज़न हो जिससे वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा जज अपॉइंट किया जाता है फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि उससे रिलेटेड जो भी वर्किंग, जो भी एक्टिविटीज़ हो उसको स्मूथली मिले। साथ ही साथ उस पोजीशन पे हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल होना चाहिए। अब बात आती है कि जज किसको बनाया जाता है, मतलब जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होती है। हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनको वो कौन होते हैं जिनको उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू Constitution, a person shall be qualified for appointment as a judge of High Court under the following condition. अब किस कंडीशन में, देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर शुड नॉट बी ओवर 62 years, 62 years से ज़्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए, हैज़ हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years, हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। मतलब उसको क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स थी जो कि क्वालिफाई करती हैं अ पर्सन को टू बिकम अ जज। द क्वालिफिकेशन, ही शी शुड हैव बीन अ डिस्टिंग्विश्ड jurist which was added by 42 Amendment Act 1976 was omitted by the 44th Amendment 1978। अब ये जो क्वालिफिकेशंस है ना, इसमें भी टाइम टू टाइम थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बट ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, सिटीजन होना चाहिए, जो एज क्राइटेरिया है, साथ ही साथ 10 years का उनका टाइम पीरियड होना चाहिए एज अ जज का, ये सारी चीज़ें बेसिक रहती हैं, इसमें कोई भी खास चेंजेस नहीं होते हैं।
ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, हमने देख लिया कंपोजिशन, मतलब कौन कौन होता है। एक तो हमारा चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस के साथ और भी जजेस होते हैं, और चीफ जस्टिस और जजेस के साथ टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क एडिशनल जजेस भी अपॉइंट होते हैं, बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड, मतलब नॉट मोर देन 2 years। ये हमने देखा। फिर हमने क्वालिफिकेशंस देखी। अब हमने ये तो देख लिया कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन अपॉइंटमेंट होता कैसे। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। मतलब अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किससे वो कंसल्ट करता है कि पर्सन को अपॉइंट करना है कि, मतलब जैसे मान लीजिए XYZ का अगर नाम चल रहा है कि इनको अपॉइंट करना है, तो कंसर्न किससे करेगा, तो कंसर्न करेगा वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही साथ जिस स्टेट का उसको बनना है चीफ जस्टिस, उस स्टेट के गवर्नर से। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जज टू द हाई कोर्ट। तो देखिए ये बात बहुत ईजी और बहुत क्लियर है। किससे किससे कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट उनका कंसल्ट किससे होगा, वो किससे सलाह लेंगे, कंसल्ट करने का मतलब है। तो बेसिकली उनका कंसल्ट जो होता है वो पर्टिकुलर जिस स्टेट का चीफ जस्टिस बनाना है उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करते हैं। साथ ही साथ वो अगर कंसल्ट करने की बात करते हैं तो नेक्स्ट उनका जो कंसर्निंग अथॉरिटी होता है वो होता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और अगर चीफ जस्टिस का नहीं बल्कि अदर जजेस का अपॉइंटमेंट है तो उस केस में उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कंसर्निंग अथॉरिटी होता है। दैन कंडीशन ऑफ सर्विस, इनके सर्विस की क्या कंडीशंस होते हैं। सर्विस कंडीशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इंश्योर्स दैट हाई कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट इन कैरिंग आउट देयर वर्क फॉर द लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव विंग में। क्लियर, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जिस स्टेट में है उस स्टेट की अथॉरिटी से, बल्कि ये इंडिपेंडेंट हमेशा काम करते हैं। अब इनका रिटायरमेंट, रिमूवल और ट्रांसफर किस तरीके से होता है। देखिए, अ जज ऑफ हाई कोर्ट एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर and can remain in the office till she has attained the age of 62. Neither an addition nor an acting judge can hold office beyond the 62. मतलब 62 years के बाद कोई भी जज नहीं बनता। A judge of high court can be removed by president on the ground of proved misbehavior on incapacity on an address of each house of parliament. Such an address means request, should be supported by majority of total membership of house and by 2/3 members present एंड वोटिंग। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से जजेस को रिमूव किया जाता है उसके पोजीशन से। जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने ये फाइंड आउट किया या प्रेसिडेंट को किसी तरीके से ये लगा कि दैट पर्सन द जज इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, तो उस केस में उसको कैसे हटाया जाएगा, कैसे उसको रिमूव किया जाएगा। तो रिमूव करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, रिमूव करने के लिए सच एन एड्रेस शुड बी सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब जो हाउस है उसका टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा कि वोटिंग होगी और 2/3 ऑफ मेंबर जो प्रेजेंट होंगे वो इस फेवर में होने चाहिए कि यस इन जज को रिमूव करना है, तभी उनका रिमूवल होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्पीचमेंट। ये नॉर्मली क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एक आता है। एंड इज द सेम एज दैट फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेम इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी होता है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाना होता है तो सेम यही प्रोसीजर फॉलो होता है। अब देखिए, द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर एनी जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। अब जो जजेस होते हैं, अगर हमारे टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं तो उसमें उनका ट्रांसफर भी होता है। किस कंडीशन में, ऑर्डर फॉर ट्रांसफर कैन बी इशूड आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद ट्रांसफर का ऑर्डर रिलीज किया जाता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया recommendations must be made in consultation with 4 senior most judge of the supreme court. किससे कंसर्न किया जाता है ट्रांसफर का, 4 senior most judge of the supreme court. Then the view of the chief justice of high court, one from which the transfer is taking place and another to which the transfer is to be effected must also be obtained. मतलब जिस चीफ जस्टिस के अंडर में वो जज काम कर रहा है उस चीफ जस्टिस से भी कंसर्न किया जाता है और जिसके अंडर में वो जाने वाला है उससे भी कंसर्न किया जाता है। Then when a judge has been transferred, she shall be entitled to compensatory allowance in addition to his or her salary. जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र के साथ उनको कंपनसेशंस भी मिलते हैं सैलरी के अलावा। अब इनकी सैलरी क्या होती है, सैलरी एंड emolument of judges. The chief justice of high court and other judges of high court are paid a monthly salary as decided by the parliament. They are entitled to rent free accommodation. अब इनको क्या क्या सर्विसेज मिलती है, देखिए एक तो उनको सैलरी मिलता है, सैलरी ऑब्वियसली उनका राइट होता है, बट अदर देन सैलरी उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट अलाउंसेज मिलते हैं। ये तो उनके जॉब पीरियड की बात होगी। लेकिन अगर हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट दे गेट पेंशन। The salary and allowances of judge cannot be changed to their
disadvantage during the course of their service except during the period of financial emergency. सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी में ही इनकी सैलरी इम्पैक्ट करती है, अदर देन फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी और कंडीशन में इनकी सैलरी कभी भी इम्पैक्ट नहीं करती. द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो था वो गवर्नमेंट के फंड से आता था डायरेक्टली, यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन इनके किससे आते हैं, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से इनकी सैलरी चार्ज होती. सो देयर कैन नॉट बी वोटेड अपॉन बाय द स्टेट लेजिस्लेटर. देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस. अ जज हु वर्कड एज अ permanent judge of high court can practice after his retirement only in the supreme court or in those high court where she has not served as a judge. She is prohibited from practicing in other court or judicial tribunal. मतलब देखिए अगर इनका रिटायरमेंट हो जाता है जजेस का, इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, उस केस में इनको प्रैक्टिस का राइट तो होता है, लेकिन इनको कहाँ प्रैक्टिस का राइट होता है, सुप्रीम कोर्ट के केस में प्रैक्टिस का राइट नहीं था, लेकिन यहाँ पे इनको प्रैक्टिस का राइट होता है. लेकिन ये कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो फिर ये हाई कोर्ट में वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ पे इन्होंने अपने सर्विस टाइम पीरियड में कभी काम नहीं किया, वहाँ पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. अदर कंडीशंस और क्या होती हैं, अ जज में रिजाइन हिज हर ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हर हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट. चूंकि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, तो जब ये रेजिग्नेशन करते हैं तो अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करते हुए देते हैं. द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी वैकेंट व्हेन ही शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही शी इज ट्रांसफर्ड टू एनी अदर हाई कोर्ट. कई बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट का जो ऑफिस होता है वो थोड़ा टाइम पीरियड के लिए खाली पड़ जाता है. कब, जब पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रमोशन हो जाता है या फिर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी दूसरे हाई कोर्ट में. लेकिन ये बहुत थोड़ा छोटा टाइम पीरियड होता है और इस टाइम पीरियड के लिए एडिशनल जज का अपॉइंटमेंट हो जाता है टू मीट आउट द करंट रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. अभी हाई कोर्ट के पास क्या पावर होती है, देखिए द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द स्टेट. जो स्टेट की लिमिट होती है ना वहीं तक इनका कह सकते हैं रेंज होता है. इफ देयर इज अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज देन द जुरिडिक्शन ऑफ सच, ऑब्वियसली अगर 2 स्टेट का होगा तो उनका टेरिटरी जो है वो एक्सपैंड होकर दोनों स्टेट की बाउंड्रीज को कवर करेगा. देन ओरिजिनल जुरिडिक्शंस क्या होते हैं, हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिडिक्शंस दैट इज द पावर टू हियर एंड डिसाइड केसेस एट द फर्स्ट इंस्टेंस. इट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन द फॉलोइंग केसेस. It has original jurisdiction over matters related to state revenue and its collection. State के revenue का मतलब होता है कमाई. स्टेट का जितना भी सोर्स ऑफ अर्निंग होता है उस केसेस में जो भी फर्स्ट पर्सन होता है या फर्स्ट कह सकते हैं कि फर्स्ट आप कह सकते हैं कि जुरिडिक्शन जो होता है वो होता है हाई कोर्ट का. केस रिगार्डिंग विल्स, डाइवोर्स, मैरिज, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बी रिफर्ड और बॉट बिफोर द हाई कोर्ट डायरेक्टली. ये सारे केसेस भी डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास ही आते हैं. अब देखिए यहाँ पे आपके प्रॉपर जो 25 हाई कोर्ट्स हैं ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, कौन से नेम से हैं, फिर किस किस स्टेट को कवर करते हैं, साथ ही साथ उनका टेरिटरीज कितना दूर तक वो रेंज क्या क्या एरिया को कवर करेंगे. तो ये प्रॉपरली आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है. हम डिस्कस कर रहे थे ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ पे आता है हाई कोर्ट का. तो एक तो हमने देख लिया स्टेट रेवेन्यू में, दूसरा हमने देख लिया विल, डिवोर्स, मैरिज, ये सारे केसेस में डायरेक्टली हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है. नेक्स्ट होता है एवरी हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस पावर इज नोन एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. इंटरप्रेट कर सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को, इसी को हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू. कई बार इससे भी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं. अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट इज इंजॉय ओरिजिनल जुरिडिक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स guaranteed by the constitution. It can also issue rights for the enforcement of fundamental right. देखिए फंडामेंटल राइट के प्रॉपर इन्फोर्समेंट का जो राइट होता है वो तो होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इंजॉय सम पॉइंट ऑफ टाइम द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. मतलब किसी पर्सन को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो उससे रिलेटेड केस हाई कोर्ट के पास भी आ सकते हैं. द कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन केसेस सच एज इलेक्शंस, पिटिशंस, देन challenging the election of members of parliament or the member of the state legislative assembly or other local bodies. तो इस तरीके के केसेस भी हाई कोर्ट के पास आते हैं. अब ये तो होगी सारी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब जो केसेस डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास आते हैं. हाई कोर्ट के पास कुछ एपलेट जुरिडिक्शंस भी होते हैं. एपलेट जुरिडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट मीन्स दैट हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू एक्सेप्ट अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. मतलब इससे जो हाई कोर्ट से जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उस कोर्ट में अगर कुछ डिसीजंस हुए, कुछ एक्शंस हुए जो पार्टीज को एक्सेप्ट नहीं था तो उसको चैलेंज कर सकते हैं वो
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो भी उनको मतलब जो भी उनको मिला कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो जो उनको प्रूव करके मिला तो उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड वो आकर के हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। देन सिविल केसेस, अब देखिए अब कौन से केसेस में कर सकते हैं, इन सिविल एज वेल एज इन क्रिमिनल मैटर्स। तो ये नॉर्मली कौन से एपलेट ज्यूरिडिक्शंस आते हैं, नॉर्मली सिविल और क्रिमिनल मैटर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट से हाई में ट्रांसफर होते हैं, और हाई में भी अगर उनको जो भी जजमेंट मिला वो जजमेंट उनको पसंद नहीं आया, उनको लगा कि नहीं जजमेंट पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है दैट इज फाइनल डिसीजन। तो अब सिविल केसेस कैसे होते हैं, ओनली दो सिविल केसेस विच आर डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ high court concern can be brought to the high court by the appeals. Appeals can be brought to the high court in matters concerning land revenue. Land revenue से जो matters related होते हैं वो कई बार district court से high court में transfer होते हैं. In cases where blatant injustice has been committed by any tribunal, in such a case the high court may quench the order of the tribunal. ठीक है, अब बात आती है हमारे क्रिमिनल केस की. इन क्रिमिनल केसेस appellate jurisdictions consisting of appeals against the judges of the sessions judge or the additional session judge where the sentence of imprisonment exceeds 7 years. जहाँ पर भी 7 years से ज़्यादा जेल हो जाती है उन सारे केसेस में नॉर्मली लोग आगे के कोर्ट्स में डील करते हैं. देन अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ असिस्टेंट सीनियर जज सेशन जज द चीफ मेट्रोपॉलिटन magistrate or the other judicial magistrate where the sentence of imprisonment exceeds 4 years. अब कुछ केसेस में जब इम्प्रिजनमेंट 4 साल से ज़्यादा होते हैं उस केस में भी आते हैं, लेकिन वो केस कैसे होते हैं, वो केस होते हैं किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द सेशन जज. जो सेशन जज होता है या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. देन अगेंस्ट द स्टेट व्हेन द ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड बाय द सेशन जज. देन सेंटेंस ऑफ डेथ मस्ट बी confirmed by the high court before it can be carried out. तो ये सारे कुछ क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसमें एपेलेट ज्यूरिडिक्शन किसके पास होता है, हाई कोर्ट के पास आता है. देन कुछ होते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट कैसा काम करता है, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है, मतलब वो डिसीजन नहीं लेता है, वो एडवाइस करता है. हाई कोर्ट कैन एडवाइज एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेजिस्लेचर और गवर्नर इफ दे सीक इट ऑन constitutionals as well as on other matters of law. Their advice is not binding on the agency seeking such advice. मतलब जो भी हाई कोर्ट ने एडवाइस दिया ये बाइंडिंग नहीं होती, दिस इज जस्ट एन एडवाइस. मतलब कह सकते हैं कि सजेशंस जो है हाई कोर्ट प्रोवाइड करती है, बट अल्टीमेट द डिसीजन व्हाट दे वांट दे कैन टेक. मतलब स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर्स जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, बट एडवाइजरी की तरह भी हाई कोर्ट काम करती है. देन नेक्स्ट है हमारा हाई कोर्ट का काम में ही ज्यूरिडिक्शन, मतलब रिवाइज करते हैं. क्या क्या करते हैं, मीन्स द हाई कोर्ट कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ केसेस विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट. जो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने केसेस को डिसाइड कर दिया उसके भी रिकॉर्ड्स को हाई कोर्ट कॉल कर सकती है. दिस इज डन बिकॉज द हाई कोर्ट फील्स दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ एक्सरसाइज अ ज्यूरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट और the latter has not followed the proper procedure. Therefore, the High Court can review the case and take appropriate action on it. This is known as revisory jurisdiction of High Court. मतलब हाई कोर्ट किसके केसेस को रिवाइज करती है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस को रिवाइज करती है, रिवाइज करने के लिए उसको कॉल करती है. और रिवाइजरी जुरिडिक्शन इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस. अभी ऐसा नहीं होता है कि हाई कोर्ट सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट के केसेस को रिवाइज करेगी, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं. इनजस्टिस और एन एरर ऑफ लॉ apparent on the face of the record. किसी रिकॉर्ड में ऐसा दिखता है कि किसी के साथ किसी पार्टी के साथ इनजस्टिस हुआ उस केस में, या फिर वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. जो एक नेचुरल जस्टिस होता है, नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में गिल्टी है उसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए. तो अगर वो सिचुएशन नहीं होती है तो उस केस में भी हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर केस को या उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड रिकॉर्ड को रिव्यू करती है. देन आर्बिट्री अथॉरिटी लीडिंग टू रॉन्ग जजमेंट. कोई आर्बिट्री अथॉरिटी है जो कि लीड कर रही है रॉन्ग जजमेंट में, उस केस में भी रिकॉर्ड्स का रिव्यू होता है. देन फ्लैग्रेंट एरर इन प्रोसीजर्स. कई बार क्या होता है, जो प्रोसीजर ऑप्ट किया गया है केस को सॉल्व करने में उसमें कोई एरर अगर कहीं भी फाउंड आउट होता है तो उस केस में भी अगेन रिव्यू किया जाता है उस केस को. देन अब देखिए जो रिव्यू था, रिव्यू में ही हमारा क्या है, जुडिशियल रिव्यू. लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इफ एनी लॉ, executive order or any ordinance passes by the state legislature or any other authority infringes the fundamental right or contravenes
any provisions of the Constitution, the High Court can declare it null and void. The High Court may withdraw the constitutional case from a subordinate court and deal with it or send it back with its direction. देखिए क्या करता है, कई बार ऐसा होता है ना कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से हाई कोर्ट भी क्या करते हैं कि पावर, उनके पास भी पावर होता है जुडिशियल रिव्यू का। कभी अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी किसी तरीके की ऐसी फंडामेंटल राइट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या किसी पर्टिकुलर पीपल या किसी पर्टिकुलर फैमिली को नहीं मिल रहा है, तो उस केस में डायरेक्टली हाई कोर्ट जो है वो क्या करता है, विथड्रॉ करता है। हाई कोर्ट में विथड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूशनल केस, उस केस को विथड्रॉ करता है फ्रॉम द सबॉर्डिनेट कोर्ट। और सब जिस भी कोर्ट में वो केस चल रहा होता है, अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है तो वहाँ से वो विथड्रॉ करता है एंड कैन डील विथ इट और सेंड इट बैक विथ इट्स डायरेक्शन। खुद डील करता है या फिर जो डायरेक्शन, मतलब जो चीज़ हाई कोर्ट को सही लगती है उस डायरेक्शन के साथ अगेन उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेंड बैक करता है कि उसको इस तरीके से नहीं, इस तरह से उसको सॉल्व करना है। क्लियर है? अब देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड शॉर्ट में बोले तो कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, जो भी जजमेंट्स होते हैं ना उन सब जजमेंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। क्या केस था, किसको रेफरेंस लेके क्या उसका आउटपुट निकाला गया, इसका एक प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड होता है, उसी को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लाइक सुप्रीम कोर्ट, मीन्स its judgment and orders are preserved as an record to be referred to by its court in future cases. They can be produced as a precedent. The law laid down by the High Court in binding on all subordinate court in the state concerned, but it does not bind the other High Court, although it is a great significance and can be produced in support of an argument. समझ आ रही बात? मतलब देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बेसिकली वही होता है, जो भी केसेस होते हैं उस केसेस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखा जाता है और उस रिकॉर्ड को हम फर्दर के केसेस में एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। द हाई कोर्ट कैन पनिश एनीवन हु कमिट अ कंटेम्प्ट ऑफ इट्स ऑर्डर। हाई कोर्ट किसी को भी पनिश कर सकता है जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता। अब ये तो बात हो गई कि हाई कोर्ट के पास पावर क्या क्या होती है। अब पावर के साथ साथ हाई कोर्ट के फंक्शंस, मतलब उसके काम क्या क्या होते हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसको यहीं पॉज करते हैं और फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिवाइज करिए, लेसन बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में फंक्शंस और अदर पार्ट ऑफ ये लेसन को कवर करके लेसन को खत्म करेंगे। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स की सेम सिविक्स का लेसन कंटिन्यू करेंगे, जिसको इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। हमारा लेसन था हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये लेसन नंबर 5 है, ICSE का सिविक्स का ये लास्ट लेसन है। इसका हमने फर्स्ट वीडियो हाफ लेसन ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। आज हम फर्दर उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा नया टॉपिक रहेगा आज का, वो है फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था हाई कोर्ट क्या होते हैं, हाई कोर्ट का में जो जजेस होते हैं उनका किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, क्या उनके एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, किस किस पावर को वो एक्चुअली में एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा वीडियो है फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के क्या फंक्शंस हैं। अब देखिए फंक्शंस बेसिकली अगर कोर्ट है तो वो क्या करेंगे, किसी भी दो पार्टीज़ में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मतलब डिसएग्रीमेंट अराइज हुआ, उस एग्रीमेंट के सेटल से ही रिलेटेड होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, ओरिजिनल्स। द हाई कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्टेट रेवेन्यू एंड इट्स कलेक्शन। हमने पहले भी देखा ना कि जो सबसे पहला जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है वो किस चीज़ का होता है, हाई कोर्ट का। किस केस में, पर्टिकुलरली जो स्टेट से रिलेटेड रेवेन्यूज होते हैं और उनके कलेक्शंस होते हैं उससे डायरेक्टली। तो हियर डायरेक्टली केसेस रिलेटेड टू, हमने इसके पहले देखा था कि कौन से केसेस डायरेक्टली देखते हैं, टू विल, डिवोर्स, मैरिज, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, to interpret the Constitution for enforcement of fundamental rights, and petition related to the election of MPs, MLAs and other local bodies। ये सारे जो हैं कि क्या है, ये जो इससे रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो डायरेक्टली स्टेट हाई कोर्ट जो है वो देखता है। हाई कोर्ट क्या करते हैं, कुछ अपील से रिलेटेड भी जुरिडिक्शन देखते हैं। ऑन अपील द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू एक्सेप्ट अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस होते हैं, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, जिसमें कि पार्टीज अग्री नहीं करती हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उनका जजमेंट आया, तो उस जजमेंट के अगेंस्ट भी हाई कोर्ट में अपील होते हैं। देन इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए हमारे कंट्री चूँकि डेमोक्रेटिक है तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पावर टू इशू राइट्स, ऑल द हाई कोर्ट हैज़ एम्पावर टू इशू राइट्स। अ राइट इज एन ऑर्डर फॉर जुडिशियल अथॉरिटी आस्किंग अ पर्सन टू परफॉर्म some act to refrain from performing an act. The right that are issued are
habeas corpus, then mandamus prohibition, quo warranto, and certiorari. These rights are greatly instrumental in the protection of fundamental rights of the citizen. The nature and the scope of these rights has been explained in prevailing chapters, which deals with jurisdiction of the सुप्रीम कोर्ट. ये जो सारे राइट्स होते हैं, ये राइट्स प्रॉपरली हर एक इंडिविजुअल का राइट होता है, और जो कि इन्फोर्स कौन करवाता है, तो इन्फोर्स हमारे कंट्री में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही करवाते हैं अपने अपने पर्टिकुलर एरियाज़ में. दोनों के पास पूरा राइट होता है. तो ये तो हो गए हमारे सेटलमेंट से रिलेटेड फंक्शंस. अब अदर फंक्शंस में क्या होता है? द हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस. द कॉन्स्टिट्यूशन provides for superintendence of every high court over all court and tribunals throughout the territories under its jurisdiction. Under this power, the high court में मतलब सबसे पुअर है, सबसे सुपर है हाई कोर्ट बेसिकली अपने पूरे एरिया, अपने पूरे जुरिडिक्शन में. कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम सच कोर्ट से रिटर्न्स के लिए कॉल कर सकता है. देन मेक एंड इशू जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब for regulating the practice and proceedings of such court. Rules and procedures form भी ले सकता है, डिमांड कर सकता है for proceedings. Then prescribe form in which books, entries and accounts shall be kept by offices of such court. उस कोर्ट के बुक्स एंड अकाउंट्स को भी हाई कोर्ट डिमांड कर सकता है, जो भी उसके अंडर में आते हैं. देन सेटल टेबल ऑफ फीस टू बी अलाउड टू द sheriff and all clerks and officers of such court and attorney, advocate and pleader practicing therein. तो ये सारे क्या होते हैं? ये सब चीज़ें जो है वो हाई कोर्ट को सुपीरियर बनाती हैं उसके पर्टिकुलर एरिया में. जिस भी स्टेट में है उस स्टेट में जितने भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन सब से हाई कोर्ट को सुपीरियर बनाती, क्योंकि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी अदर कोर्ट्स के भी जो भी उस कोर्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उसको भी कभी भी कॉल कर सकता है. हाउएवर सच पावर ऑफ हाई कोर्ट डू नॉट एक्सटेंड टू एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्स. मतलब हाई कोर्ट एक्सटेंड नहीं करता है एनी ट्रिब्यूनल constituted by under any law relating to armed force से रिलेटेड चीज़ों में नॉर्मली हाई कोर्ट्स का इंटरफेरेंस नहीं होता है. देन हाई कोर्ट के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है गवर्न करने से रिलेटेड, मतलब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, मतलब कि किस तरीके से लोगों को पावर एक्सिक्यूट करवाना है, किसी के ट्रांसफ़र है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी बहुत सारे मेजर डिसीजन जो होते हैं वो हाई कोर्ट लेते हैं. तो इसमें क्या है? द अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. अब जिस तरीके से हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट पोस्टिंग में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व होते हैं, उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस इन्वॉल्व होते हैं. Then High Court and the State Public Service Commission are consulted by the governor in appointing person to the judicial service. Judicial service में भी जिस person का appointment होना है तो ये High Court से concern करके होता है. Then High Court control over lower court extending the matters. High Court जो है वो lower court के matters को भी extend करता है. किस किस केस में? Recall of district judge who are on deputation. Then transfer of district judge, then promotion and confirmation of person belonging to the judge service of the state holding the post. तो ये सारे जो होते हैं वर्क वो भी हाई कोर्ट करता है. अब हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह कैसे काम करता है? इंडिपेंडेंट बॉडी मेरा कहने का मतलब है कि जिसपे कि कोई दूसरा अपनी चीज़ों को इन्फोर्स ना कर सके. द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट इज कैरिंग आउट देयर वर्क इज एंश्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड सिक्योरिंग ऑफ पे एंड अलाउंसेस टू द जजेस. बेसिकली क्या होता है, जो इनके अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस के केसेस में ही रुकते हैं, किसी और केसेस में नहीं रुकते. ये इनको इंडिपेंडेंस देता है, मतलब किसी और पार्टी, कोई और स्टेट का या कोई भी यूनियन का इनकी चीज़ों को रोक नहीं कर सकता. मतलब इनकी सैलरीज, इनकी वर्किंग, ये जो है वो पूरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है अनटिल और अनलेस कंट्री में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए. बिसाइड द इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट is ensured by undertaking the following measures. Full control over its procedure of work and establishment. फुल कंट्रोल किसका होता है? अपने वर्क और अपने इस्टेब्लिशमेंट में पूरा हाई कोर्ट का अपना कंट्रोल होता है. द हाई कोर्ट कैन पनिश अ पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इफ इट्स अथॉरिटी इज
लोअर, अगर अथॉरिटी उससे हाई कोर्ट से लोअर अथॉरिटी में भी कोई पर्सन कुछ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है तो हाई कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। नो डिस्कशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस को किसी भी तरीके का स्टेट लेजिस्लेचर से कोई भी चीज़ का डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोहिबिटेशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ फॉर जज, इनको आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जज के बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ एरियाज़ में प्रोहिबिटेड होते हैं, मतलब खास करके उन पर्टिकुलर कोर्ट में जिसमें इन लोगों ने ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे रखी है वहाँ पे किसी तरीके का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में हमारा सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है और रेवेन्यू कोर्ट है। मतलब जो भी सिविल से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं, क्रिमिनल से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में, और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में जाते हैं। ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, ये हमारे हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट आर द कोर्ट विच फंक्शन एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या उससे भी नीचे होते हैं। देयरफॉर ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ दें तो जितने भी कोर्ट हैं वो सब क्या हैं, सब हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर जनरली यूनिफॉर्म एंड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में एक ही जैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का अलग होगा दूसरे स्टेट का अलग होगा। फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो हमको पता है ना हर एक स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, एंड ईच अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और सब किसके किसके कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर कर दिया। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। अब सिविल कोर्ट क्या होता है, देखिए सिविल कोर्ट जो है वो एक्साइज करता है क्या, ज्यूरिडिक्शन केसेस किससे रिलेटेड, सिविल है ना तो नॉर्मली किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजेक्शन्स, आर्बिट्रेशन, गार्डियनशिप, मैरिज, डिवोर्स एंड द केसेस इन्वॉल्विंग अ विल। इस तरीके के जितने भी केसेस होते हैं वो सब कहाँ डिस्कस होते हैं, सिविल कोर्ट में। मतलब इन सब के लिए अपील कहाँ जाती है, सिविल कोर्ट में। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, it is the principal or the highest court of the district. It decide both civil and criminal cases. Where the judge decide civil cases, he she is called district judge, and when he she decide criminal cases is called session judge. अगर सिविल केसेस को देखता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और अगर क्रिमिनल केसेस को देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेशन जज। कई बार इसमें भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन some district additional judge are appointed by the governor in consultation with chief justice of the high court of the concerned state. In order to be a district judge or an additional judge, a person should be advocate of 7 years. अब डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज क्या होता है और या एडिशनल जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। वो पर्सन क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल जज एज अ पर्सन टू बी एडवोकेट ऑफ 7 years स्टैंडिंग और एन ऑफिस इन द Judicial Service of Union or the State Public Service Commission. Usually, the district judge also act as a deputy commissioner and district collector. In that capacity, he she maintain law and order as well as supervise the collection of revenue and taxes of the district. अब देखिए बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उस वही डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की तरह भी कई बार एक्ट करता है, लेकिन किस टाइम पे करेगा, जिस टाइम पे अगर वो सेम पर्सन है तो उस केस में उसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है बल्कि उसको सुपरविजन एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्सेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को भी इंक्लूड कर देता है। दस ही सी पोजेस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन एडिशन टू ज्यूरिडिक्शन पावर। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ डिस्ट्रिक्ट जज एक्ट एज अ डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर व्हाट ऑल एडिशनल पावर द पर्सन एंजॉय, और एडिशनल पावर वो क्या एंजॉय करता है, तो एडिशनल पावर यही होती है वो ज्यूरिडिक्शन के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी एंजॉय करता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अपने को अपना जो इम्पोर्टेंस है, अपना जो काम है वो बेसिकली लिंक्ड हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को मैनेज करने, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीज़ों में इंक्लूड हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है कोर्ट ऑफ सिविल जज। The next cadet is designated as a civil judge. This post is sometimes combined with the post of chief judicial magistrate and can try cases punishable with imprisonment for 7 years and fine. ठीक है, सिविल जज कई बार चीफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट के साथ भी लिंक किया जाता है। देन मुंसिफ कोर्ट। A munsif is an authority to deal with civil cases involving not more than 20,000. Appeals against their decision lie with the civil judge who is next to higher authority. There are several
सिविल कोर्ट वर्किंग अंडर द डिस्ट्रिक्ट जज। एक डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिविल कोर्ट्स होते हैं। द कोर्ट ऑफ सब जजेस को ही हम क्या बोलते हैं, मुंसिफ। एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, ये बेसिकली नॉट मोर देन 20,000 पेनाल्टी को डिस्कस करते हैं। देन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस क्या होते हैं। अब देखिए, दीज पेटी कोर्ट आर हेडेड बाय द जूनियर मोस्ट मैजिस्ट्रेट, जो सबसे जूनियर मोस्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो इसको हेड करता है। एंड हैव जुरिडिक्शन इन द केस वेयर द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज स्मॉल, देयर कैन बी नो अपील अगेंस्ट देयर डिसीजंस। जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होने वाला है, वैल्यू भी बहुत छोटा है, मैटर भी बहुत छोटा है, तो वो इस कोर्ट में नॉर्मली डिस्कस हो जाते हैं। देन अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है। टर्म ऑफ ऑफिस से मेरा मतलब है कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो काम करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड फॉर बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द जज ऑफ ऑल। अब देखिए, इसके पहले के सारे जजेस का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कर रहा है अपॉइंटमेंट, गवर्नर कर रहा है। लेकिन ये कंसर्न किससे कर रहा है, हाई कोर्ट के जजेस से कंसर्न। एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ऑल अदर जजेस आर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू भी जजेस अपॉइंट होते हैं। द रूल रिगार्डिंग ट्रांसफर, लीव एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल जज डिस्ट्रिक्ट जज आर फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट। मतलब इनका ट्रांसफ़र, लीव और जो भी इनके प्रमोशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली हाई कोर्ट के ही जज फॉर्मुलेट करते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनका क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑल ओवर द सिटी कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। द सिविल कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई मैटर्स पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड, सच केस आर हेडेड बाय द रेवेन्यू कोर्ट। मतलब लैंड से रिलेटेड कोई भी केस होता है तो उसको सिविल कोर्ट नहीं देखता, उसको हमेशा रेवेन्यू कोर्ट देखता है। अब इनके पास भी अपील्स होते हैं। अपील्स फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लाई इन द नेक्स्ट हाई कोर्ट। देयरफॉर एन अपील फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द स्मॉल कॉज कोर्ट लाई टू द कोर्ट ऑफ सब जज और मुंसिफ। मतलब जितने भी ये स्मॉल कॉजेज हमने अभी पढ़े या फिर सब जज के केस में जो हमारे डिसीजंस होते हैं, उस डिसीजन से अगर पार्टी नहीं अग्री कर रही है तो उस केस में वो किसके पास आता है, कोर्ट केस अगेन, तो वो केस के लिए अपील आ जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। ठीक है, देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन इन केस रिलेटेड टू मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट एंड असल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट भी है अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इन एवरी स्टेट देयर शैल बी क्रिमिनल कोर्ट। कितने कितने हैं, कोर्ट ऑफ सेशंस। देन जिस हमने अभी देखा कि सेशंस, हम जितने भी क्रिमिनल से रिलेटेड कोर्ट होते हैं सबको हम सेशन कोर्ट ही बोलते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये क्या है, ये है हमारा डिफरेंट क्रिमिनल कोर्ट के क्लासिफिकेशंस। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है हमारा सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट क्या होता है, इट इज़ द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट का ना सबसे जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है उसी को हम सेशन कोर्ट बोलते हैं। यूजुअली इट इज़ प्रेसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज हु इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट और अ सेशन जज। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बोलते हैं। द सेशन कोर्ट डील्स विथ केसेस कंसर्निंग मोर सीरियस ऑफेंस सच एज रॉबरी, dacoity, murder, etc. The session or additional session judge alone can award death sentence or life imprisonment. It is mandatory that sentence of death must be confirmed by the High Court before it is carried out, or irrespective of whether an appeal is made to the High Court or not. तो मतलब अगर किसी भी पर्सन को सेंटेंस टू डेथ देना है तो एक बार जो हमारे सेशन कोर्ट के जज हैं वो कंसर्न कर लेते हैं हाई कोर्ट से और उसके बाद डिसीजंस देते हैं। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट। मतलब जो ये सिविल के केसेस को देखते हैं और जो क्रिमिनल के केसेस को देखते हैं उन दोनों में डिफरेंस, ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। डिफरेंस सफिशिएंट दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ों को दिया हुआ है। जो हमने डिस्कस किया वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी कही गई हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। दीज मैजिस्ट्रेट डील विथ लेस सीरियस ऑफेंस। ये जो सबसे सीरियस ऑफेंस था वो तो हमारा सेशन कोर्ट देखता है। उसके बाद हमारा जो ये कोर्ट आता है ये लेस सीरियस ऑफेंस को देख के नॉट पास अ सेंटेंस टू डेथ, इनको डेथ सेंटेंस पास नहीं करना पड़ता है और इम्प्रिजेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है। इनका जो सेंटेंस होता है, इनका जो कह सकते हैं कि आप किस लेवल तक ही किसी को भी पनिश कर सकते हैं, तो 7 ईयर का प्रिजनमेंट
दे सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। दीज मैजिस्ट्रेट टेक अप लेस सीरियस केसेस एंड कैन अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स। 7 ईयर्स के लिए होता है तो हमारा कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन के पास आता है। 3 साल के लिए है तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, और फाइन होता है 5000, और दोनों चीज़ें। देन कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, और भी कह सकते हैं कि लोअर केसेस आते हैं इनके पास, मतलब इनके जो कह सकते हैं पनिशमेंट जो होता है वो नॉट मोर देन 2 ईयर्स होता है, और 1000 का फाइन, या फिर ये दोनों चीज़ें। अब अपील की अगर हम बात करते हैं, एंड एज द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट, अपील कैन बी मेड इन हायर कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। हमारे कंट्री में ये कह सकते हैं जुडिशियल सिस्टम है कि कोई भी लोअर कोर्ट में कोई भी पर्सन अगर किसी भी कह सकते हैं जजमेंट से अग्री नहीं है तो वो अपने ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अपील के लिए कोई भी हमेशा इनके लिए ओपन होता है। देन कोर्ट्स ऑफ रेवेन्यू क्या होते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेशन कोर्ट या हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी भी लैंड से रिलेटेड केसेस को डील नहीं करता है। वो सारे केसेस कहाँ डील होते हैं? तो कोर्ट्स ऑफ रेवेन्यू। दीज कोर्ट्स डील विद केसेस रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। बेसिकली इससे रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो यहीं पे डील होते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इट इज़ द हाइएस्ट अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू इन द स्टेट। इट वर्क्स डायरेक्टली अंडर द हाई कोर्ट। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंडर काम करता है और सबसे कह सकते हैं हाईएस्ट रैंक का होता है। उसके बाद हमारा आता है कमिश्नर कोर्ट। कमिश्नर कोर्ट जनरली हैज़ 3 to 4 डेप्यूटी कमिश्नर अंडर हिम। ही शी लुक्स आफ्टर द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इन द पर्टिकुलर डिवीज़न। अपने डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारे के अंदर कितने कितने रेवेन्यूज़ होते हैं उसको कंसर्न करता है। देन कलेक्टर्स कोर्ट, दिस कोर्ट इज जनरली headed by deputy commissioner of the district. She help the revenue department in the process of assessment and collection. देखिए ये बेसिकली सब क्या काम करते हैं? ये असेसमेंट एंड कलेक्शन से रिलेटेड काम करते हैं लैंड के रेवेन्यू से। अब लैंड के रेवेन्यू का कलेक्शन क्या होता है कि एक प्रॉपर हैरकी बनी हुई है, उसी के थ्रू ये होता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है तहसीलदार कोर्ट। अ तहसीलदार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स एज असिस्ट बाय द नायब तहसीलदार। देन नायब तहसीलदार कोर्ट, दिस इज द लोवेस्ट कोर्ट। सबसे जो लोवेस्ट कोर्ट होता है वो होता है हमारा नायब तहसीलदार कोर्ट। अभी के टाइम में आप लोग एक टर्म सुनते होंगे लोक अदालत का। लोक अदालत क्या होती है? देखिए लोक अदालत भी एक तरीके का कह सकते हैं कि हमारा जुडिशियल ही होता है, जिसमें कि केसेस बहुत जो पुराने चल रहे होते हैं उनका सबका प्रॉपर सेटलमेंट होता है। अब देखिए लोक अदालत मीन्स पीपल्स कोर्ट। इट मीन्स it is an alternative dispute redressal mechanism where disputes and cases pending in the court of law or at pre-legislation stage are settled। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है कोर्ट ऑफ लॉ में या कहीं पे भी, उनको सबको सेटल किया करता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस P.N. भागवती, लोक अदालत was set up by the Legal Service Authority Act 1987 as a legal forum to provide legal aid and quick justice to those who are not in a position to engage lawyer and bear expenses of legal proceedings। देखिए अगर हम किसी भी कोर्ट में अपने अपील को लेके जाते हैं तो हमको लॉयर और जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है सबके प्रॉपरली हमको फ़ी पेमेंट करनी होती है। तो जो लोग फीस नहीं पेमेंट करना चाहते हैं या कर नहीं सकते हैं और उनको सेटलमेंट भी चाहिए है तो उनके लिए ये लोक अदालत की प्रोविज़न किया गया। देयर इज़ नो कोर्ट फी पेबल व्हेन द मैटर इज़ filed in the Lok Adalat. The Legal Service Authority Act provides that state or district authorities shall organize Lok Adalat from time to time. All decisions of Lok Adalat shall be deemed to be decree of the civil court and shall be binding on the parties to the dispute. Main collection of Lok Adalat is that both the party in the dispute should agree for the settlement. जो मेन चीज़ होती है लोक अदालत की वो यही होती है कि दोनों पार्टीज़ को अग्री होना होगा सेटलमेंट के लिए। वही जो दोनों पार्टीज़ अग्री होती है वही यहाँ पे आती हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज सच कोर्ट इन प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, फार्म्स, कमर्शियल complexes and neighborhood of legislant to settle dispute in the spirit of harmony and compromise। मतलब यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का एक दूसरे पे कोई ब्लेम नहीं होता है, प्रॉपर हार्मनी और दोनों पार्टी के एग्रीमेंट के थ्रू ये काम होता है। द लोक अदालत सर्व द फॉलोइंग पर्पस: टू प्रोवाइड लीगल एंड क्विक जस्टिस टू दोज हु आर नॉट इन अ पोजिशन टू एंगेज लॉयर। क्विक जस्टिस उनको मिल जाता है। सेंड टू रिलीव द कोर्ट ऑफ हैवी बैकलॉग केसेस। देन टू एलिमिनेट हाई कॉस्ट एंड डिक्ले इन इम्पार्टिंग जस्टिस। तो ये सारी चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए, साथ ही साथ कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए भी लोक अदालत बनाई जाती है।
अब देखिए लोक अदालत के भी टाइप्स आपके उसमें दिया हुआ है। नेशनल लोक अदालत होती है, देन नेशनल लोक अदालत में हमारी होती है एक परमानेंट लोक अदालत, एक मोबाइल लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत का मतलब होता है एक परमानेंट प्लेस होता है। परमानेंट प्लेस अंडर सेक्शन 22B द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 these अदालत have been set up as a permanent bodies with a chairman and 2 members for providing compulsory pre-litigative mechanism for conciliation and settlement of cases like criminal, compoundable offense, ट्रैफिक चालान, रेवेन्यू केसेस, बैंक रिकवरी केसेस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स। ये इसका एक प्लेस फिक्स होता है, इनके हेड्स फिक्स होते हैं और टाइम फिक्स होता है। उसी टाइम पे ये अदालत लगती है, परमानेंट लोक अदालत। और जो ये अदालत होती है इनका प्रॉपर काम यही होता है कि जो भी दो पार्टीज आ रही हैं उनके हार्मनी के साथ चीज़ों को सेटल किया जाए। देन अभी कुछ एक नया टर्म है मोबाइल लोक अदालत का। दीज अदालत्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री इन मल्टी यूटिलिटी वैन which travel from one location to another to resolve petty cases and to spread legal awareness among the people। जितने छोटे छोटे केसेस होते हैं मोबाइल वैन की तरह होती है, ये ट्रैवल करती है और लोगों के छोटे छोटे केसेस को टाइम ही वहीं पे सॉल्व करती है। देन वर्किंग ऑफ लोक अदालत क्या क्या होती है, मतलब लोक अदालत में कौन आते हैं, जज होते हैं, देन लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, पब्लिक वर्कर्स होते हैं और सोशल वर्कर्स होते हैं। इन्फॉर्म द litigant about their rights and duties. The judge of Lok Adalat are actually conciliators. These adalats are assisted by legal aid committee and social action groups which advise the people about legal matters and help them to solve the cases by mutual participation. Thus, they try to bring compromise or agreement between the पार्टी। बेसिक काम इनका यही होता है। लोक अदालत का देखिए यहाँ पे एडवांटेज दिया, एडवांटेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लोक अदालत में बहुत सारे जो है ना जिस तरह डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे फैमिली फ्रॉड होता है, फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट है, या बैंक की कोई रिकवरी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल में लीगल एक्सपेंसेस से बचना चाहते हैं, लीगल एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर पाते, तो वो सारे डिस्प्यूट को वो यहाँ जाके ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं डिसीजन बहुत फास्ट होता है, एट अ पॉइंट हो जाता है, तो अननेसेसरली डिले नहीं होता है, किसी भी तरीके का कॉस्ट नहीं होता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कोर्ट के पास भी केसेस के बैकलॉग नहीं होते हैं। लोक अदालत प्रमोट सोशल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो भी वीकर सेक्शन होता है उनको भी इजीली मिल जाता है। लोक अदालत रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अदर कोर्ट। तो इस तरीके से लोक अदालत बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में इफेक्टिव है। देन स्कोप अगर हम बात करते हैं लोक अदालत, तो एक्चुअल में जैसे जैसे हमारा कंट्री फ्रीडम के बाद से जितने जितने नंबर्स इसके इंक्रीज होंगे, नेचुरली हम जितना ग्रो करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाएंगी। तो जितनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जितने नंबर्स इंक्रीज होंगे, उतने सारे केसेस भी होंगे। तो जितना ज़्यादा लोक अदालत होगी उतना जल्दी हमारा केसेस का सेटलमेंट होगा और चीज़ों को मतलब कह सकते हैं ज्यूरिडिक्शन जो हमारा होगा वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर होता जाएगा। एक हमारा लास्ट यहाँ पे फैमिली कोड। फैमिली कोड एक्ट 1984 वॉज इनेक्टेड टू सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट फैमिली कोड would be set up in cities having a population of more than 10 lakh। जिस भी सिटी की 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे फैमिली कोड सेटल किया जाता है। However, based on recommendations made by the Parliamentary Committee on Empowerment of Women, all the state government UT administration have been asked to set up one family court in each district of the country, जो कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको डील करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिविक्स का ये भी लेसन खत्म हो गया है। आप एक बार ये लेसन को प्रॉपरली रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आप देखिए कि कौन से पॉइंट में आपको डाउट आ रहा है। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको हर एक डाउट को क्लियर करूँगी। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप पर्टिकुलरली इस लेसन को एक बार रीड आउट करिए। रीड आउट करने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के आज सॉल्व करिए, ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपको ये समझ में आने लगेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।